मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजन में, बड़ी तेज़ से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बहुत अब जन्म ले रही हैं। मुझे आज इंडिया से उनके बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब पंकज श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया दोबारा। पंकज जी, गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। वालेकुम मैं सलाम। बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू। पंकज जी, क्या चक्कर है? पहले तो मुझे इंडिया चाइना का बताएं कि अब ये कहाँ तक एंड होगी बात जाके। देखिए साहब, इसके लिए जो है वो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल दोनों पर बातचीत चल रही है। और काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जो मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि जैसे हमारे बीच में सर क्रीक लाइन है, फिर वो एक ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अगर मैं सही हूँ तो। इसी तरह से हमारे और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। चीन दरअसल उसे मानता ही नहीं है। तो बोन ऑफ कंटेंशन यहीं पर है कि हम जिस लाइन को मान रहे हैं और इंटरनेशनली ये लाइन मानी जाती है, लेकिन चीन बोलता है कि भाई हम ये नहीं लाइन मानते। वो बोल रहे हैं कि जो हमारे इलाके में अरुणाचल प्रदेश है वो उनका है, फिर जो अभी हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग हिस्सा बना दिया है, तो बोला नहीं, ये पूरा का पूरा लद्दाख भी हमारा है। तो ये मुझे लगता है कि जो बतौर सहाफ़ी मैं जानता हूँ, वो ये है कि चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, ये सिर्फ़ उसका एक हिस्सा है और कुछ नहीं। लेकिन चीन और इंडिया दोनों जानते हैं कि इस मौके पर अगर जंग होती है तो दोनों के लिए तबाही लाएगी। अगर मान लीजिए चीन जीतने तो नहीं देंगे उस इलाके में, पहली चीज़। जंग जो होगी, वो जंग जो भी होगी, वो उस पर्टिकुलर इलाके में होगी। मतलब अगर हम ये समझे कि पूरा फुल लिमिटेड फ्लेजेड होगी आपका वॉर, मतलब है? फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होगा। ये एक स्किर्मिश अच्छा, होगा, जो कि इसमें दो बैटल चीज़ें होगा। हैं पंकज जी, दो चीज़ें जी। हैं। एक तो ये कि ड्यूरेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने आपको रोका नहीं था बीच में। ड्यूरेंट लाइन सॉरी। एग्जिस्ट नहीं करती, उसके हमें बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हुए थे। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर द जी, फ्रॉम एन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन थी और जो घर बीच जी, में बन रहा था, बना हुआ था, वो उसके लाइन के बीच में आया। अब होता क्या था, जो अपने बेडरूम में है वो अफगानिस्तान में है, जो ड्राइंग रूम में है वो पाकिस्तान में है। तो वो बकायदा ड्यूरेंट लाइन जो है वो उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ और वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट हैविंग सेड दैट, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आप कह रहे हैं चाइना की, इफ़ आई मे बी द डेविल्स एडवोकेट, तो ये आपके जितने नेबर्स हैं वो आपके ऊपर यही इल्ज़ाम लगाते हैं। नेपाल ये लगा रहा है, भूटान ये लगाता है, बांग्लादेश इज़ अनकम्फर्टेबल, चाइना ये लगा रहा है, पाकिस्तान तो पहले से ये लगाता रहा। तो इट इज़ नॉट जी। जस्ट चाइना, इंडिया के भी तो डिज़ाइन ऐसे ही हैं। सर, मैं एक इस बारे में बांग्लादेश का एक मिसाल दूँगा कि बांग्लादेश और हमारे बीच में 43 ईयर्स से एक वो चल रहा था, बॉर्डर इश्यूज़ चल रहे थे। जैसे कुछ कॉन्क्लेव्स हमारे बांग्लादेश में थे, कुछ बांग्लादेश के हमारे मुल्क में थे। तो उसमें हुआ ये कि मोदी साहब आए, उन्होंने ये रिज़ॉल्व कर दिया फाइनली। उसमें हुआ क्या कि हमें 51 कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश से मिले और बांग्लादेश को हमसे 101 कॉन्क्लेव्स मिले। तो अगर आप लैंड की बात कर रहे हैं, तो लैंड के जो एरिया है, उसमें बांग्लादेश को फ़ायदा हुआ। लेकिन ठीक है, वो हमारा अच्छा नेबर है, हमने उसके लिए इतना किया, तो थोड़ी-सी लैंड गई, लेकिन नेबर के साथ अच्छे रिलेशन बने। नेपाल की जहाँ तक बात है, आपको ध्यान होगा कि नेपाल में इस समय केपी शर्मा ओली की सरकार है, जो कि कम्युनिस्ट बेस्ड सरकार है। और ये पली ही मतलब चीन के पैसों पर है। और इन्होंने जो लिम्पाधुरा, कालापानी, लिपुलेख, ये 3 जो इलाके हैं, इस पर इसे इन्होंने फालतू में ही एक मुद्दा बनाया है, वो काली रिवर के इलाके के पास का। वो मुद्दा इन्होंने जानबूझ के बनाया है, वो चीन के उकसावे में। भारत पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के ज़रिए चीन एक तरफ से घेर रहा है, दूसरी तरफ वी आर नेचुरल फोर्स, लाइक हम और आप, पाकिस्तान और हम नेचुरल फोर्स हैं। तो आपके साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उसने बनाई और फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह करके बाकायदा मतलब वो आपकी तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर ही रहा है। और आपसे जो हमारे जो रिलेशन है वो कई जंगें हुई या खराब चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, चाइना जो है, चाइना ये चाह रहा है भूटान को भी, भूटान के सीमा में, सरहद में भी पेनिट्रेट करके, क्योंकि भूटान का जो क्या बोलते हैं, मिलिट्री कवरेज है वो इंडिया देता है। तो चीन भूटान को डिस्टर्ब करके इंडिया को प्रोवोक कर रहा है, वो है। नेपाल को उसने अपनी तरफ से प्रोवोक करके ये जो 3 इलाके मैंने बताया, लिम्पियाधुरिया और लिम्पाधुरा और लिपुलेख और काला पानी, इसमें नेपाल ने अपने नक्शे में वो दिखा दिया कि भाई ये हमारा इलाका, इंडिया का नहीं है, जबकि वो
काफ़ी समय से हमारे इलाके में है। उसी तरह श्रीलंका में भी वो जो मछुआरे जाते हैं मछली मारने के लिए वो सारे मुद्दे लेकर के और फिर पाक स्ट्रेट जो था श्रीलंका और इंडिया के बीच में वहाँ से उसने भी एक पैसेज निकालने की कोशिश की। एक तो सोनिया गांधी ने की थी कांग्रेस सरकार के ज़माने में, तो कुछ हिंदू ग्रुप्स ने बोला कि भाई या तो राम जी ने वो मंदिर वो माफ़ कीजिएगा वो एक पुल बनाया था, उसे नहीं टूटना चाहिए, तो वो सारे मुद्दे थे। चीन ने भी ऐसे ही एक कोशिशें की थीं और चटगाँव में एक पोर्ट बनाया, फिर हम्बनटोटा में, फिर आपके ग्वादर में, फिर उधर जिबूती में। ये इंडिया को घेरने की चीन की चाल है और दूसरी बात चीन के पास पैसा बहुत है। पैसे के दम पर वो कई पड़ोसियों को, कई लोगों को खरीद रहा है, कई देशों को उसने खरीदा है। किर्गिस्तान भी उनमें से एक है, अच्छा, आपका अब इसमें जिबूती। एक पंकज जी छोटा सा एक इशू है। आप जी, आप प्लीज़ ये भी याद रखें कि मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ और जी, ऑब्वियसली मेरी जो लॉयल्टी है वो पहले अपने देश के साथ है, फिर आपकी बट किसी, नेचुरल है वो। जी, ठीक है ना। मैं इस पे मैं आई डोंट हाइड इट एंड आई डोंट एक्ट एज न्यूट्रल न्यूट्रल, क्योंकि वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, आई मीन जी, किसी भी उसमें। लेकिन हम ये देखते हैं कि खुद जो आप बातें चाइना के ऊपर कह रहे हैं, जब मैंने अजीत ध्योल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी या उनकी स्टेटमेंट्स देखी टेलीविज़न के ऊपर, वो कहते हैं कि जी हम टीटीपी को हम पैसे देंगे, वो पाकिस्तान में ये करेंगे, वो कभी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की बातें करा रहे होते हैं, बलोच डिसिडेंट्स को वहाँ पे रख रहे होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको चाइना वो कर रहा है जो आप अपने बाकी नेबर्स के साथ करते रहे हैं, मोर और लेस। तो नाउ इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। देखिए यहाँ पर जो भी अजीत डोभाल साहब ने बोला वो किस लिए बोला बलूचिस्तान वाला मुद्दा मोदी साहब से पहले किसी ने नहीं उठाया। क्यों उठाया गया वो मुद्दा? आप देखिए कश्मीर का जो मुद्दा हम दोनों के बीच में इट्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ वो समझौता किया था लेकिन आपके जो फौजी थे वो कबायलियों के बीच में प्रॉब्लम आ एक गए और है उन्होंने। सर, प्रॉब्लम एक और है जी, जी। कि मोहतरम ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, वो गए थे यूनाइटेड नेशंस में। और अब जो हो रहा है, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई जो रेजोल्यूशन थी या पास करवाई हुई रेजोल्यूशन थी उसकी वायलेशन कर दी। पाकिस्तान का क्या कसूर है उसमें? नहीं, उसमें देखिए ये बात है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहले तो कश्मीर ने बोला था अलग रहेंगे, वो सारे फिर बाद में राजा हरि सिंह ने संधि कर ली थी मतलब समझौता कर लिया था नेहरू जी के साथ। वो भी तब किया था जब पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर अटैक करके कश्मीर को हथियाना चाहा था। पाकिस्तान जैसा आर्मी कि अगर हमारे अटैक करती सर, तो वो मकबूजा कश्मीर थोड़ी जाता वहाँ पे। वो तो दे केम जी, लेटर, तब उस आज़ाद समय कश्मीर के का इलाका लिया था ना। जी, उस समय जो कंडीशन थी क्योंकि दोनों ही मुल्क आज़ाद हुए थे, माली हालत दोनों की खराब थी। तो जिसके बस में जो था उसने अपने मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो सब किया। लेकिन ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं और जो नेहरू गए थे यूनाइटेड नेशंस में, तो उसके बाद बहुत सारे हमारे पीएम्स ने ये बात खैर, पब्लिक मैं प्लेटफ़ॉर्म पर एक्चुअली बताया। पंकज, मैं जो जी, पॉइंट कर रहा था ना वो ये है कि प्रोवोकेटिव या ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो तो आपके लीडर्स भी देते रहे हैं। हर एक को अगर हम जी, सीरियस जी, जी, लें तो बिल्कुल, रोज़ लड़ाई हो जाए। बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ। नहीं वो रिएक्शनरी मूव वो था अजीत डोभाल साहब का, मैं उस पर आना चाह टू रहा था रॉन्ग्स अभी। विल नॉट मेक जो वन राइट ना पंकज जी। अगर मैं आपको बुरा भला कहूँ और आप जवाब में मुझे गाली दे दें तो दोनों गलत होंगे ना, एक तो नहीं होगा बिल गलत। जी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसमें उसमें ये होता है कि देखिए जब कश्मीर में इंटरफेरेंस जैसे हमारे यहाँ जो खबरें आती हैं सरकारी इदारों से या फिर और दूसरे इदारों से, वो खबरें यही आती हैं कि कश्मीर में आपकी तरफ से इंसर्जेंसी की जाती है कश्मीर को एक्सलेंट, गुमराह करने के लिए। एक्सलेंट नहीं, पंकज जी, मतलब एक मैं काम वो बता करते रहा हैं, हूँ। मैं इट एक इज़ काम नॉट माय करते हैं, नैरेटिव। यहाँ पे एक जी, काम सर दिस करते इज़ हैं, जी, एक काम करते हैं। मैंने परसों ना रोहित शर्मा मेरे साथ थे ऑनलाइन, उनको भी मैंने ये ऑफ़र की थी। मैं अपने हर इंडियन दोस्त को, जानने वाले को ये ऑफ़र करता हूँ कि भाई तुम 20, 25, 30 जर्नलिस्ट जो हैं उनका ग्रुप बनाओ और आओ यहाँ पे और आज़ाद कश्मीर में खुल कर फिरो और वहाँ पे लाइव प्रोग्रामिंग करो हर जगह से और देखे दुनिया के वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इसी तरह 20-25 जर्नलिस्ट का ग्रुप जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाए और वहाँ खुलकर उनको करने दें प्रोग्रामिंग और इंटरव्यूज़ वगैरह, पता चल जाएगा। दिस ऑफर विल नेवर बी टेकन अप पंकज जी। नहीं सर वो जो आप बोल रहे हैं ये बहुत बढ़िया ऑफ़र मुझे लग रहा है और ये होना भी चाहिए क्योंकि इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ की आवाम क्या चाह रही है और वहाँ पर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने कितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए हैं, वहाँ के लोगों को उनके नाम पर जो सियासत हो रही है, असल में उन लोगों का हमने कितना भला किया है।
चाहे वो एजुकेशन में ले लीजिए, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आपको, में। अगर मैं आपके घर में बंद कर दूं ना पंकज जी, चाहे दुनिया का सबसे खूबसूरत घर हो, तो आपको काटेगा ना। जी, बिल्कुल। वो तो जायज़ नहीं है ना। नहीं, वो आपकी बात खैर सही है, लेकिन अब सर छोड़ दें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के तो हमारे तो नेवर एंडिंग इश्यूज है। मैं और आप तो बहस ही करते रहेंगे, फ़ायदा नहीं है उसका कोई। और जी। आपको आपको भी डिफेंड करना चाहिए अपनी कंट्री को। अब मैं उसको लेकिन इस पर एक कॉमन पॉइंट निकाल करके सर, देखिए आने वाले दिनों में एक ऐसा कॉमन पॉइंट निकाला जाए कि दोनों, जैसे आप बोल रहे हैं, आप बड़ी दानिशमंदगी की बातें कर रहे हैं। तो आप जैसे लीडरान को आकर के यहाँ पर, या हमारे जैसे लीडरान को बैठ करके बात करनी चाहिए और इसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, हम दोनों की जो रिसोर्सेज़ हैं, वो सारे के सारे यहीं जा रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं यहाँ पर मुझे और पता है क्या बहुत सारे। लगता है, मैं अपने हर दोस्त को एक बात कहता हूँ। अब मैं बिल्कुल आपको क्लियर बात कह रहा हूँ, माइंड ना करिएगा आप, कि इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है ना वो इनएविटेबल है। ये होनी है, आज हो जाए, इस साल हो जाए, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, क्योंकि जब तक दोनों साइड के कुछ लोगों को ठंड नहीं पड़ेगी ना, ऐसा होना नहीं है। इवेंचुअली क्या होना है, दोनों को टेबल पे बैठना पड़ेगा, दोनों को डायलॉग से अपने रिजॉल्व करने पड़ेंगे इश्यूज। मैं कहता हूँ जंग ना करो, पहले बैठ जाओ, मैं ये जी, कह रहा बिल्कुल। हूँ। हुँ। जी, फालतू में उतने लोगों की जान क्यों जाए, उतना नुकसान क्यों हो, बिल्कुल, मतलब जान-माल को जंग तो नुकसान नहीं किसी के होना लिए अच्छी चाहिए। नहीं है ना, जीतने वाले के और जब लिए अच्छी बाद नहीं में, है। जी, बाद में भी अगर टेबल पर बैठना तो पहले ही बैठ जाइए आप, वो ज़्यादा सही है। और एक दानिशमंदगी के साथ बैठ कर के रिज़ॉल्यूशन निकालिए उसका, मामले को हल करिए फाइनली, जिससे कि हमारी जो एनर्जीज़ हैं, हमारे जो मेंटल टेंशन्स हैं, वो सब गायब हों और दूसरी जगह हम अपने रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करें। पंकज जी, बस दुख पता क्या होता है, हम यहाँ पे लोग इंडिया की एग्जांपल्स देते थे, इंडिया की कोर्ट्स की एग्जांपल देते थे, हमारे कोर्ट्स में कोर्ट होता था। लेकिन अब जो हिंदुस्तान की एक कैंपेन चल पड़ी है इंडिया के अंदर, उससे सेकुलरिज्म मरता जा रहा है। तो सडनली जो इंडिया के वेल विशर्स भी थे ना, वो भी बेचारे चुप करके बैठ गए हैं अब यहाँ पे। सर, इसमें थोड़ा-सा अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएँ, जैसे आपका इशारा है हिंदू एक्सट्रीमिज़्म की जी तरफ, ठीक? तो देखिए जनाब, हमारे यहाँ पारसी भी आए थे और यहूदी भी आए थे और लंबे समय तक रहे थे। पारसी, मैं खुद हिस्ट्री का शुबह तारीख का तालिब इल्म रह चुका हूँ। क्या स्टूडेंट को तालिब इल्म बोलेंगे मेरे जी, ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप अजीत दोवल की जुबान में तालिबान भी बोलते हैं। जनाब मैं उस शब्द का, उस अल्फाज का जो बड़ा गलत मतलब निकाला गया है, हाँ, तालिबान और और काफ़ी स्टूडेंट्स दर्द। ऑल्सो, टेक्निकली मैं आपको जी, बता रहा हूँ। जी। तो एनीवे, मैं खुद रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने देखा 69, मैंने जो पढ़ा है 697 या 694 एडी में पारसी लोग ईरान से भाग गए थे, फारस बोलते थे उस समय, और वो हिंदू इंडिया था, है ना? उस समय मतलब पूरा एक जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक्सेप्ट नेपाल और श्रीलंका, ये सब एक कंट्री था। ज्यूज़ भी हमारे यहाँ आए थे और काफ़ी समय तक रहे। ज्यूज़ का एक, मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री में पीछे जा रहा हूँ आपको बताने के लिए। ज्यूज़ एक ऐसे एक कौम है जो यहाँ से इज़राइल गई। सिर्फ़ इंडियन ज्यूज़ ही ऐसे ज्यूज़ थे, जिन्होंने इज़राइल में जाके अपनी एक अच्छी कहानी सुनाई। वरना हर जगह के ज्यूज़ जब इज़राइल में इकट्ठा हुए, उन्होंने अपने ज़ुल्म और सितम की कहानियाँ दैट्स सुनाई। ट्रू। और और आज भी मराठी टीचर, मराठी जो शेफ़्स हैं, वो ये बुला के ले जाते हैं ज्यूज़, और गुजराती शेफ़, गुजराती ट्यूटर्स अपने बच्चों को गुजराती और मराठी सिखाने के लिए बोलते हैं, नहीं नहीं भाई, हमारी मादरे ज़बान ये है। हम भले इज़राइल में आ गए हैं, लेकिन मादरे ज़बान ये है। तो ये लोग हिंदू इंडिया में आए थे साहब। अभी क्या हो रहा है, जो आप बाबरी मस्जिद की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, ये जो Yeah, हुआ, that is one अगर आप, aspect. जी, That is जी, only one मैं aspect. जी, इसमें क्या हो रहा है कि आप देखें, के मोहम्मद साहब जो हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक मेंबर थे। उन्होंने खुद ये बात यूट्यूब पर अगर आप जाके सर्च मारें, तो उन्होंने खुद ये बात कही है कि 1976 में जो एक्सकवेशन हुआ था, उस टीम का वो हिस्सा थे। दैट टाइम ही वाज़ अ ट्रेनी, और उन्होंने खुद देखा है कि वो 8 या 12 जो खंभे लगे थे बाबरी मस्जिद में, वो मंदिर के ही लगाए गए थे, और खुदाई में वो बीबी लाल के साथ वो भी शामिल थे। तो उन्होंने देखा कि अंदर काफ़ी कुछ जो खुदाई की गई, तो काफ़ी कुछ वहाँ मिला। और दूसरी बात, अजमेर में एक जगह है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश में से किसी ने एक ने बनाया था इसे। मैं खुद 2017 में वहाँ गया हुआ हूँ और मैंने वो जगह देखी हुई है।
तो वहाँ पर क्या है जनाब, मंदिर के खंभे, जो पत्थरों के खंभे बनते थे, उस पर देवी-देवताओं की, जो हिंदू देवी-देवता हैं, उनकी मूर्तियाँ, बुत बने हुए हैं और उनका जो फेस है, ये पूरा एरिया ये डिफेस किया गया है, एकदम प्लेन, जैसे आरी से काट दिया गया है। बाकी स्ट्रक्चर एज़ इट इज़ है। मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी खींचे हैं और मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको वो फ़ोटोग्राफ्स भेजूँगा। ऐसा करते तो हैं पंकज जी आप, क्योंकि सर हम सर हिस्ट्री का ही जी, जिक्र कर रहे हैं ना, तो हिस्ट्री में भी मैं भी आपको ले मैं जाऊँ। थोड़ा हाँ जी, बताइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के काम हुए हैं और जो बाबरी मस्जिद में जो गिराने वाली बात है, ये मैं उस समय खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं स्टूडेंट था जामिया मिलिया इस्लामिया से, मैं बीए ऑनर्स कर रहा था हिस्ट्री में। उस समय चर्चा काफ़ी गर्म होती थी हमारे बीच में। तो बीजेपी जो पार्टी अभी रूल कर रही है, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और ये बाकी जो उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, ये सारे लोग जो गए थे वहाँ पर, हम लोगों में गर्म बहस चलती थी और कुछ स्पेकुलेशंस लगाए जाते थे कि क्या ये गिरा देंगे या इस मुद्दे को गरमा के रखेंगे। क्योंकि 1986 में राजीव गांधी साहब ने ताला खुलवा दिया था शाहबानो वाले केस के बाद, वो हिंदुओं को पैसिफाई करने के लिए। तो उसमें ये हुआ कि साहब, हम लोगों का ये एक पूरी तरह से एक वो था और बड़े-बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये बात बोल रहे थे, इंक्लूडिंग हमारे प्रोफेसर्स, कि ये गिराएँगे नहीं, ये क्या करेंगे, इस मुद्दे को इलेक्शन जीतने के लिए काम में लाते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की जो भीड़ है, इंडियन भीड़, ये पूरी तरह से डिसऑर्गनाइज़्ड है, पूरी तरह से जब एक बार इन्हें मौका मिलता है तो ये कुछ कर जाते हैं और ये लीडरान की बात भी नहीं मानते हैं। वरना कई जगह आपने देखा होगा हमारे यहाँ काफ़ी वायलेंस वगैरह होता है। लीडर कभी नहीं चाहेगा कि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में आए। वो चाहते हैं कि वो बड़े-बड़े एहतजाज दिखा करके सरकार को क्या बोलते हैं उसे, कैप्टिवेट कर दें प्रेशराइज। और प्रेशराइज़ करें और अपनी बात मनवाएँ। ये इनका मुद्दा रहता है और उस समय भी हम सब लोग ये एंटीसिपेट कर रहे थे, गिराएँगे तो नहीं, लेकिन वहाँ एक जमावड़ा लगाएँगे और वहाँ फिर वो पूजा-पाठ वो सारी चीज़ें करेंगे, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाए और लोग उसी के नाम पर इन्हें वोट दें। ये उनका मुद्दा था। लेकिन भीड़ उस समय पूरी तैयारी के साथ आई थी, जिसका जो फेल्योर है, ठीक एलआईयू है जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उस वो हो गया। सर, वो सीआईडी पता है क्या पंकज जी, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, क्योंकि हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं जो बात करने लगा हूँ, मैं प्योर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में कर रहा हूँ, बिल्कुल रिलीजन के उसमें नहीं कर रहा। अगर आपको कहीं पे मेरी बात बुरी लगे, आप बीच में शट अप कॉल दें एंड आई रिफ्रेन, क्योंकि नहीं मैं साहब, पूरी आपको बात एम्बेरस नहीं करना जी, चाह रहा। मैं अब आपको बताता हूँ कि जब ये एंशंट पर्शियंस आए ना इंडिया में, क्योंकि उनको ये था कि लॉस्ट लैंड था, उनका बहुत बड़ी जगह है, इनकी फ़ौज बड़ी होगी, इनको लेके जाएंगे और अपना लैंड हम वापस लेंगे। तो उन्होंने देखा यहाँ पे हर एक अलग अलग जो है ना रिलीजन ऑफ फेथ प्रैक्टिस कर रहा है। कोई हनुमान के पीछे है, कोई जी। फलां के पीछे है, कोई राम के पीछे है, कोई तो रिलीजन गणेश एक के ही है पीछे बट है। हाँ, तो रिलीजन एक ही है बट देयर आर नहीं, डिफरेंट रिलीजन गॉड्स, एक नहीं था, डिफरेंट गॉड्स। रिलीजन एक नहीं था, नहीं, क्योंकि गॉड्स फर्क थे ना। इसीलिए नहीं, उन्होंने नहीं, क्या किया, उनका ओ जी। ओके यू आर हिंदूज। नहीं, आप तो इसमें अगर आपकी आज बिल्कुल मैं हाँ, ब्रिटानिका को जाके देखता हूं, तो वो जी, वर्ड हिंदू को इस तरह डिस्क्राइब करती है कि एनीबडी लिविंग ऑन द साइड्स ऑफ द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर, वो टेक्निकली हिंदू है। तो उन्होंने इनको यूनिफॉर्म करने के लिए उनका अच्छा, तो वो एक नाम दे दिया उनको। बाद में हम देखते हैं ब्रह्मा और विष्णु की इंडक्शन जो है एज सुप्रीम। मैं रिलीजन को नहीं कह रहा कुछ, प्लीज, लेकिन मैं नहीं, ये नहीं, कहना चाह रहा हूं देखिए, आप कि इफ देखिए आई मैं मे कंप्लीट विद वन लाइन, सर जी, वन जी, लाइन ओनली, जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्ट्रेंथ है हिंदुइज्म की और जो इंडिया की स्ट्रेंथ रही है, कि ये एंथ्रोपोलॉजिकली इसने ग्रो किया है बहुत ज़्यादा और उसमें हर एक को एक्सेप्ट किया है इन्होंने। वो जो एक्सेप्टेंस थी ना, वही जी, आपकी सेकुलर स्ट्रेंथ बन रही थी। लेकिन सडनली जब हम गुजरात के फसाद देखते हैं, हम और चीज़ें देखते हैं, हम ये आर्टिकल 370 की एवोल्यूशन देखते हैं, हम रूल देखते हैं जो बीजेपी या आपकी सरकार इस वक्त जो कर रही है, तो हमें लगता है कि सडनली दैट सेकुलरिज्म इज हर्ट। सर इसमें एक चीज़ हम थोड़ा मिस कर रहे हैं मुझे लगता है। कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित जो थे, वो जो वहाँ से भगाए गए रिलीजन के बेसिस पर, मस्जिदों से उन्हें नारे लगाए गए उनके खिलाफ, कि आप अपनी औरतें और लड़कियों को यहाँ छोड़ जाएँ और अगर अपनी जान की सलामती चाहते हैं, आप छोड़ जाएँ यहाँ से या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें भी, गुजरात जो था, गोधरा में जो दंगे हुए, वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, मैं मानता हूँ। वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वो दैट वाज़ अ रिएक्शन और वो भी रिएक्शन जिस चीज़ का हुआ था, वो भी बेकार था। ऐसा करते हैं, जिस मैं भी सर अपने आई एम मैं नॉट मान ट्राइंग टू गया आपकी डिफेंड बात। फ़र्क यह है कि मैं इस पर रिसर्च करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता जी, नहीं है जो आप बात कह रहे हैं।
मैं उसको काउंटर नहीं कर सकता, मेरे पास मुझे पर हवाला नहीं है कोई, मैं नहीं, हमारे इसलिए पास कह जो खबरें थी मैं जो मैं इसको वी जर्नल्स में, कैन मैगज़ीन्स कंटिन्यू में। टुमारो एज वेल, आई मीन ओके, सेम डिबेट जी, जी। वी कैन, जी, जी। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपके और मेरे देखने वाले जो हैं वो भी इतनी शांति से, इतने आराम से एकेडमिक डिबेट करें, झगड़े की, लड़ाई की या ऊंची बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जी, यही मैं बिल्कुल, चाहता बिल्कुल हूं आप कि सही कह रहे हैं। हमारी सरकार भी करे। जी, और सर एक बात और बोलना चाहूँगा अगर आपके पास थोड़ा समय है। बिल्कुल। तो ये जो आपने हिंदू रिलीजन के बारे में बोला ना, तो क्या है कि मैं हिंदू हूँ बाय बर्थ, बट आई एम एन एथिस्ट। आई डोंट बिलीव इन गॉड। आई डोंट बिलीव, आई डोंट प्रे, आई डोंट गो टू टेम्पल्स। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा, वर्शिप मैं करता ही नहीं। ठीक है? और मैं खुल के सड़क पर जाके, चौराहे पर जाके, मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर जाके बोल सकता हूँ, मैं खुदा को नहीं मा मैं ईश्वर को नहीं मानता। मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब। और मैं जब नाराज़ होता हूँ कभी, हमारे यहाँ जब लोग नाराज़ होते हैं भगवान से, तो बूत उठा के ज़मीन में पटक देते हैं और बोलते हैं, "तू भगवान नहीं है, तूने मेरा ख़्याल नहीं रखा।" ये सारी चीज़ें हैं। और जो आप बता रहे थे स्ट्रेंथ की बात, तो ये लिबर्टी देना, मतलब हमारे यहाँ ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि साहब आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तब आप हिंदू हैं। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मंदिर नहीं जाता, फिर भी मैं हिंदू हूँ, दैट्स इट। मैं किसी भी रिचुअल में नहीं बैठता। अपनी वाइफ के साथ जब हम दिवाली की पूजा करते हैं, मैं नहीं बैठता रिचुअल में। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। ठीक है, आप पूजा कर रही हैं, आप करिए, मुझे मत बोलिए इसके लिए। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे हिंदू मिल जाएँगे। मुझे आज भी गायत्री मंत्र जो आपके यहाँ एक कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जी हाँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमारे यहाँ कुछ गायत्री मंत्र है। वो मुझे नहीं आता पूरा, अभी भी नहीं आता। हमें बचपन से ना हमारे माँ-बाप ऐसे थे, ना हमें सिखाया गया। तो ये सारी लिबर्टीज़ हम लेके चलते हैं और अच्छा, वैसे ऑन अ पर्सनल नोट, इफ़ यू अलाउ मी, जी, मैं इसको फिनिश करूंगा। मैं और आप ना फ़ोन जी, के ऊपर या स्काइप के ऊपर ज़रूर बात करेंगे, एंड आई विल ट्राई एंड इम्प्रेस अपॉन यू कि वाई बिलीविंग इन गॉड इज़ द राइट थिंग। आई बिलीव गॉड इज़ ब्यूटिफुल एंड आई बिलीव गॉड एग्जिस्ट्स एंड आई विल गिव यू रीजंस। उसके बाद आप फैसला करिएगा। मे बी हम पर्सनल भी सीखेंगे एक दूसरे से। बट थैंक यू जी। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आज थैंक यू। व्यूअर्स, हमारा सेशन तो लंबा है, लेकिन जब आप हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपको एक दूसरे की बात पूरी की पूरी सुननी होती है और आप बीच में उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। मैं पंकज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल या परसों हम जैसे इनके पर टाइम हो, हम दोबारा बैठे और इस डिबेट को हम यहाँ से आगे लेके जाएं, क्योंकि जब तक हमें अपने माजी का नहीं पता होगा, पास्ट का नहीं पता होगा, हम फ्यूचर के फैसले सही कर नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।